नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बीते दिनों कश्मीरी पंडित पर हुई गोलीबारी को लेकर अब राजनीति गरमाने लगी है। शोपियां के छोटी गम में हुए इस आतंकी हमले के बाद प्रशासन ने कश्मीरी पंडित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि वह शोपियां में हमले के कश्मीरी पंडित के परिवार से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें नजरबंद रखा गया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए दावा किया है कि वह कुछ दिन पहले शोपियां में कश्मीरी पंडित के परिवार पर हुए हमले के बाद उनसे मिलने जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें नजरबंद किया गया। और इसके साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में भारत सरकार पर कश्मीरी मुख्यधारा और मुसलमानों के खिलाफ नकली प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया है। अपने किए गए ट्वीट में महबूबा मुफ्ती ने लिखा, मैं शोपियां हमले के पीड़ित कश्मीरी पंडितों से के परिवार से मिलने जाना चाहती थी और इसीलिए घर पर मुझे नजरबंद रखा गया। भारत सरकार जानबूझकर कश्मीरी मुख्यधारा और पंडितों के पलायन के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रही है और उनके बारे में नकली प्रचार फैलाती है। बीजेपी नहीं चाहती कि ये फर्जी विभाजनकारी कथा उजागर हो। वहीं खबरों की माने तो अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से महबूबा मुफ्ती को यात्रा करने से रोका गया था। आपको बता दें कि 4 अप्रैल को शोपियां में एक कश्मीरी पंडित बालकृष्ण उर्फ सोनू पर उनकी दुकान में घुसकर आतंकवादियों ने गोलियां चलाई थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। बालकृष्ण शोपियां के छोटी गम गांव में अपना एक मेडिकल स्टोर चलाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि सोनू ने कश्मीरी पंडितों के पलायन के दौरान भी कश्मीर नहीं छोड़ा और पिछले 30 सालों से कश्मीर में ही रह रहे हैं। वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गृह मंत्री अमित शाह ने आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर मनाए जा रहे अमृत महोत्सव आयोजनों को लेकर राज्यों के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के 2 दिवसीय सम्मेलन को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, इस दिशा में काम करें। नई पीढ़ी को आजादी के संघर्षों और देश के साथ जोड़ने का ये एक सुनहरा मौका है और अपने अपने राज्य में कुछ ऐसे स्थानों को विकसित करें जो नई पीढ़ी की चेतना का केंद्र बने। उन्होंने दिल्ली में लाल किले को दिए गए एक स्वरूप का भी जिक्र किया और सभी से कहा कि वे वहां देख कर आए। मित्रों, आने वाले दिनों में हर घर झंडा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, डिजिटल जिला रिपोजिटरी, स्वतंत्र स्वर और मेरा गांव मेरी धरोहर, ये सारे कार्यक्रम जन भागीदारी को सुनिश्चित करने वाले हैं। हर घर झंडा का जो कार्यक्रम है वो राज्य सरकारों के सहभागिता के बगैर सफल नहीं हो सकता। नीचे तक पंचायत, म्यूनिसिपालिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के इन्वॉल्वमेंट के बगैर हर घर झंडा का कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। हर स्कूल की हिस्सेदारी के बगैर ये सफल नहीं हो सकता। हमने इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि हर घर झंडा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन, डिजिटल जिला रिपोजिटरी, स्वतंत्र स्वर और मेरा गांव मेरी धरोहर, ये सभी कार्यक्रमों की जानकारी लेकर अपने अपने राज्य में वो सफल हो, इसके लिए हम आगे बढ़े। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थलों की पहचान नए सिरे से उपलब्ध करानी चाहिए। गांव, एक भी गांव ऐसा नहीं है जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुछ नहीं किया। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। क्या हम वो घटनाओं को, उसकी स्मृति को पुनर्जीवित कर सकते हैं क्या? स्कूलों को, बच्चों को हम स्वतंत्र सेनानियों के घर पर, उनके गांव में ले जाने का कार्यक्रम कर सकते हैं क्या? मैं मानता हूं ऐसा करने से एक अद्भुत राष्ट्रभक्ति की चेतना की जागृति होगी और बच्चे, हमारी नई पीढ़ी इसके साथ जुड़ेगी। और मित्रों, मैं मानता हूं कि कॉलेजों को भी इसके साथ जुड़ना चाहिए। 75 कॉलेजों का एक संपुट बनाकर राज्य भर में जितने भी स्वतंत्रता की लड़ाई के साथ जुड़े हुए हमारे स्मृति स्थल है, उसका महिमा मंडन करना, उसका फिर से लोगों के स्मृति पट पर पुनर्जीवित करना, इस प्रकार के कार्यक्रम करने से हमें बहुत फायदा होगा। पत्रकारिता में भी बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के साथ पत्रकारिता के माध्यम से भी देश की बहुत सारे लोगों ने सेवा की है।
पत्रकारिता के विद्यार्थियों को आजादी में पत्रकारिता की भूमिका, इस विषय पर अगर हम जोड़ते हैं तो बहुत काम हो सकता है। नाट्य और संगीत में जो रुचि रखते हैं, उस वक्त कला का भी उपयोग कर ढेर सारे लोगों को आजादी के आंदोलनों के साथ जोड़ने का प्रयास हुआ था, उसके हमने आगे बढ़ाना चाहिए। फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों को भी जोड़कर एक नई चेतना की जागृति करनी चाहिए। मित्रों, मोदी जी ने आजादी के आंदोलन के सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देना और उनकी स्मृति को पुनर्जीवित करना, इस पर ज्यादा बल दिया है। हम सब राज्य से आए हुए हमारे संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री यहाँ पर जो उपस्थित है, अपने अपने राज्य में जाकर इस विषय को नीचे तक परकोलेट करने के प्रयास करें, ये आप सभी से अपेक्षा है। और मित्रों, संकल्प ये आजादी के अमृत महोत्सव की आत्मा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। 130 करोड़ नागरिक अगर छोटा छोटा भी एक एक संकल्प व्यक्तिगत भी ले ले तो कितनी बड़ी ऊर्जा हो सकती है। स्कूल का एक बच्चा एक संकल्प लेके, मैं जीवन भर कोई टैक्स की चोरी नहीं करूंगा, और अगर ये संकल्प को आधा जीवन भी पालना करता है तो देश कितना आगे बढ़ सकता है। एक बच्चा संकल्प ले ले कि मैं कभी ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगा। एक बच्चा संकल्प ले ले कॉलेज में पढ़ता हुआ कि मेरी थाली में जूठा अन्न मैं नहीं छोड़ूंगा, अन्न को नहीं बिगाड़ूंगा। एक बच्चा संकल्प ले ले कि मैं हर आजादी के दिन को 15 अगस्त को आजादी को समर्पित मेरा एक सप्ताह किसी न किसी सेवा कार्य के साथ जोड़ दूंगा। कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। और मित्रों, अगर हर नागरिक, देश का 130 करोड़ नागरिक एक व्यक्तिगत संकल्प छोटा छोटा भी ले ले, जो अपने लिए न हो, कोई दूसरे के लिए हो, कोई गांव के दलित के लिए हो, कोई गांव के गरीब के लिए हो, कोई गांव के अनपढ़ के लिए हो, अगर ये संकल्प कोई ले लेता है तो 130 करोड़ संकल्प का ये संपुट देश को महान बनाने के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है। देखने में चीज बहुत छोटी है, मगर 130 करोड़ लोग अगर इसको करते हैं तो इसकी ताकत भी बहुत बड़ी है। और मैं मानता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव, अमृत काल और शताब्दी तक का समय भारत को महान बनाने का समय है, भारत को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर बिठाने का समय है और भारत को विश्व गुरु बनाने का समय है। मोदी जी ने हम सबसे यही अपेक्षा रखी है। मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि 2 दिन की संगोष्ठी के अंदर हम हमारे राज्य के अंदर कुछ स्थान आजादी के अमृत महोत्सव निमित्त परमानेंट ऐसे बनाए जो चेतना केंद्र बने। अब आप जाएंगे लाल किला पर तो देखेंगे लाल किला में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ है। हम हमारे राज्य में क्या ऐसे एक दो स्थान चयनित कर इसको चेतना का केंद्र बना सकते हैं? कुछ ऐसे संकल्प प्रसारित करें जो अनेक लोगों को प्रेरणा दे कि मैं पढ़ लिख गया हूं, मैं एक प्रौढ़ अनपढ़ को पढ़ाऊंगा। इस प्रकार के कुछ संकल्प जो चेतना को फैलाने का काम करे, जो देशभक्ति को फैलाने का काम करे, देश के विकास को फैलाने का काम करे, इस प्रकार की कार्य योजना आप बनाकर जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज भारत सरकार के निमंत्रण पर आप सभी लोग यहाँ आए हैं। मैं फिर से एक बार आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी की शताब्दी तक का ये अमृत काल, जो संकल्प सिद्धि का काल, हम सब के साथ अपेक्षा रखा है। और मैं मानता हूं कि हम सब का भी दायित्व है कि भारत को महान बनाने की यात्रा। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में स्टेट नेमिंग अथॉरिटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार के सभी एसओ यानी कि स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का नाम अब डॉक्टर BR अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस होगा और साथ ही मनीष सिसोदिया ने GBSS आदर्श नगर का नाम ओलंपिक पदक विजेता रवि दहिया बाल विद्यालय के नाम पर करने की सहमति जताई है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने अपने पहले सैन्य प्रशिक्षण स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल करने को मंजूरी दी है। वहीं बैठक में स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर DDA के 16 पार्कों के नाम पर रखने के फैसले को भी मंजूरी दी गई।
इस पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र निर्माताओं, देशभक्त शहीदों और देश का नाम रोशन करने वाले व्यक्तियों को सम्मान देने की परंपरा का पालन किया और इसी परंपरा के तहत हम अपने सैन्य प्रशिक्षण स्कूल का नाम शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी स्कूल SOSI का नामांकन डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस आदर्श नगर का नाम रवि दहिया बाल विद्यालय और हमारे गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करके उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए DDA के 16 पार्कों का नामांकन भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में बम्पर जीत के साथ ही 100 सीटों वाले उच्च सदन में भाजपा 5 साल बाद बहुमत हासिल करने में सफल हो गई। अब तक यहां सपा का वर्चस्व था। स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 36 में से 33 सीटें मिली और सफलता के बाद भाजपा के अब विधान परिषद में 66 सदस्य हो गए हैं। सपा के पास सिर्फ 17 MLC बचे हैं। इससे उच्च सदन में भी बिल पास कराने में अब भाजपा की राह आसान हो जाएगी। विधान परिषद में बसपा के 4 सदस्य हैं, जबकि कांग्रेस के 1 सदस्य, अपना दल, निषाद पार्टी, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक की 1-1 सीटें हैं। वहीं निर्दलीय 3 शिक्षक दल 2 और 1 सीट निर्दलीय समूह के पास है। वर्तमान में 3 सीटें रिक्त हैं और इनमें योगी आदित्यनाथ और ठाकुर जयवीर सिंह ने MLA बनने के कारण MLC पद से इस्तीफा दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष रहे सपा के अहमद हसन के निधन के कारण उनकी सीट भी खाली चली गई। वहीं 36 MLC सीटों में भाजपा ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। निर्दलीय के खाते में 2 सीटें आई और 1 सीट पर पूर्व मंत्री और विधायक रघुराज प्रताप सिंह की नवगठित पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को जीत मिली। वहीं सपा को इस चुनाव की बेकरारी हार का सामना करना पड़ा है। वह अपना खाता भी नहीं खोल सकी। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को जहां हल्के बादलों की वजह से लू और भीषण गर्मी से निजात मिली, तो वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 3 दिन तक राहत की खबर दी है। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल तक आसमान में हल्के बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी और इसके चलते तापमान में कमी भी आएगी और लोगों को लू से राहत मिलेगी। इसके अलावा मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में भी अभी भीषण गर्मी की चेतावनी दी है। हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के अधिकांश शहरों में भीषण लू चलने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज और गर्म हवाएं चलने की संभावना है। वहीं पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी हिस्सों में धूल भरी हवाएं चलेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।